हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अभी तक टोटल 28 सेट लगा लिए हैं और आज का जो सेट है हमारा वो 29th सेट है, यानी कि 29वां सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और लगा लेते हैं आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस का सेट। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताते हुए चलूँगी, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने अभी तक टैग वर्ड्स नहीं समझे हैं, जो टैग वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनकी हेल्प से आप जो है पेडागोजी के हर एक क्वेश्चन को देखते ही आंसर समझ जाओगे, वो टैग वर्ड्स की जो प्लेलिस्ट है, यानी कि मैंने हर सब्जेक्ट के अलग अलग टैग वर्ड्स आपको बताए हैं। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, संस्कृत, सभी के अलग अलग वीडियोज़ बनी हैं और प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस को ऐड कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वो सारी वीडियोस देख लेते हैं तो आपके पेडागोजी में ना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बिलीव मी, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी सेम मैंने भी फॉलो करी थी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी है, जो कि मैंने आपको कंटेंट वाली क्लासेस भी दी हैं। वहाँ अगर आपने देखा होगा, समझा होगा, तो आप अपने आंसर तक पहुँच भी जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी सॉरी, जिसे शॉर्ट में एनईपी 2020 बोलते हैं, इसमें निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है। वकालत की गई है मतलब होता है कि किस चीज़ को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। पहला है शिक्षार्थियों का समग्र विकास। जी हाँ, जब मैंने आपको एनईपी 2020 वाला कॉन्सेप्ट समझाया था तब मैंने आपको बताया भी था कि जो विद्यार्थी हैं उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट, उनका समग्र विकास। समग्र विकास के अंदर क्या क्या आ जाता है आपका? शारीरिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, चारित्रिक विकास हो गया, भावात्मक विकास हो गया, यानी कि सारे पक्षों में विकास, इसकी वकालत करता है एनईपी 2020, ठीक है। दूसरा है अनुभवात्मक शिक्षा। जी हाँ, एक्सपीरियंस एजुकेशन। ऐसे शिक्षा बच्चों को देनी है जहाँ से बच्चे कुछ एक्सपीरियंस गेन करें, कुछ सीखें। इसकी वकालत भी एनईपी 2020 करता है, यानी कि इसको बढ़ावा देता है, इम्पोर्टेंस देता है। तीसरा है पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि एनईपी में ऐसा तो नहीं कहा गया है, बट देखिए उसमें ऐसा कहा गया है। इसका मतलब आपको समझना होगा। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती मतलब उनका कहना है कि पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा चैप्टर मत रखिए, चैप्टर कम हो लेकिन उनको डिटेल में बच्चों को समझाइए, ना कि आप इतना बड़ा सिलेबस बच्चों के लिए बना दें। इसीलिए कहा है लर्निंग विदाउट बर्डन। ये भी कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बिना बर्डन, बिना बोझ के बच्चों को शिक्षा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12 साल का बच्चा है और 12 किलो से ज़्यादा बस्ते में नोटबुक्स भर के ले जा रहा है। आपने देखा होगा हमारे टाइम पर ये चीज़ें होती थी, क्योंकि मेरे टाइम पर तो होती थी फ्रेंड्स, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है और आप में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता होंगी, उनके साथ भी हुई होंगी। जब हम छोटी क्लासेस में थे, यानी कि 3rd से ऊपर की क्लासेस में जब हम गए, तो हमारे यहाँ क्या होता था स्कूल में कि बहुत सारी बुक्स लेकर जाना होता था, बहुत सारी नोटबुक्स लेकर जाना होता था। तो इतना भारी बैग होता था वो, क्या ही बताएं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को फील भी कर पा रहे होंगे। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए कहा था एनईपी 2020 ने कि बस्ते का बोझ कम करो, लेकिन शिक्षा ऐसी दो जो यूज़फुल हो, जो बच्चों के जीवन में काम आए, ठीक है। तो इसीलिए पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती की इन्होंने बात करी थी। कंटेंट कम होना चाहिए, लेकिन जितना होगा उसको आप विस्तार में बच्चों को पढ़ाएंगे और समझाएंगे। इसकी बात एनईपी 2020 करता है। नेक्स्ट है बहुभाषावाद। इसको तो वो बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। वो कहता है कि मल्टीलिंग्वलिज्म। देखिए, एक क्लासरूम होती है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे आते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सभी बच्चों की जो लैंग्वेज है, जो भाषा बच्चे स्कूल में बोलते हैं, वो एक जैसी हो, ये ज़रूरी नहीं है। किसी बच्चे की हो सकता है घर में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो हिंदी होती है, किसी की हो सकता है इंग्लिश हो सकती है, किसी की कन्नड़ होगी, किसी की मलयालम होगी, किसी की गुजराती होगी, किसी की बंगाली होगी। तो इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस बच्चों की होती हैं, हर बच्चे की अलग अलग। तो स्कूल में जब वो बच्चे आते हैं तो एनईपी 2020 कहता है कि उन्हें अपनी लैंग्वेज में बातचीत करने दीजिए। हर बच्चे की जो भाषा है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। इससे क्या होगा, सभी बच्चे एक दूसरे की भाषा को सुनेंगे और सारी भाषाओं को वो सीख सकते हैं। ये कहता है एनईपी 2020। इसी को हम कहते हैं मल्टीलिंग्वलिज्म। बच्चे अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और उनकी भाषाओं को क्या करना है, सम्मान देना है। तो इसको भी वो प्रमोट करता है। तो अब आपको आंसर मिल ही गया होगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये चारों ही एकदम सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये ऊपर रह गया है, इसे देख लेते हैं पहले। अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत की मान्यता है कि मानव मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियाँ जैसे स्मरण शक्ति, अवधान शक्ति, कल्पना और तर्क शक्ति आदि परस्पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं तथा इनका विकास अभ्यास एवं स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। तो अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत की ये मान्यता है, आपसे ये पूछा है। पहला है सामान्यीकरण का सिद्धांत, दूसरा है औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, तीसरा है समतात्विक सिद्धांत और चौथा है अव्ययवादी सिद्धांत। तो देखिए इसका राइट आंसर है औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ना, ये यही मानता है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसमें अनेक शक्तियाँ, जैसे स्मरण शक्ति हो गई, किसी चीज़ को याद करने की, जो अवधान शक्ति हो गई, ठीक है, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन वाली पावर, लॉजिकल पावर, ये सभी क्या होती हैं? आपस में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और इनका विकास अभ्यास के द्वारा और स्वतंत्र रूप से उनको ट्रेनिंग दे करके किया जा सकता है। तो ये है औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से पूछा है। और मैंने आपको हमेशा बताया है, जो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था ना, ये बहुत ही फेमस है और सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से सीटेट में आता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि जो बुद्धि होती है वो अनेक प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? इन्होंने कहा था बुद्धि के 8 प्रकार हैं। पहले इन्होंने यही कहा था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। अभी इसमें एक बुद्धि उन्होंने और ऐड कर दी है, तो अभी आप कहेंगे कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि 9 प्रकार की होती है। नवी बुद्धि जो है अस्तित्ववादी, यानी कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें नया जोड़ा गया है अभी। ठीक है, तो इनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? यानी कि आपको मैच करना है कि बुद्धि का जो प्रकार है उसकी अंतःस्थिति, उसके जो मिलान है वो सही है या नहीं है। कौन सा वाला सही है वो आपसे पूछा है। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है, बुद्धि के प्रकार पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे फ्रेंड्स। 8 प्रकार के होते हैं। जैसे भाषिक बुद्धि होती है, ठीक है, ऐसे ही जैसे स्थानिक बुद्धि होती है, यानी कि स्थान को देख करके जब कोई इंसान ये पता लगा लेता है कि जैसे आप मकान वगैरह बनवाते हैं ना, तो एक आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, तो वो एरिया वगैरह देख करके आइडिया लगा लेता है कि यहाँ पर कितने रूम बनेंगे, किस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होती है? स्थानिक बुद्धि अच्छी होती है। ऐसे ही अगर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ले लो, जैसे सचिन तेंदुलकर की हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि सचिन तेंदुलकर के अंदर कौन सी बुद्धि सबसे बेहतर होगी, तो हम कहेंगे शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि सबसे अच्छी होगी सचिन तेंदुलकर के अंदर, क्योंकि वो शरीर से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इस तरीके से बुद्धि 8 प्रकार की इन्होंने बताई। एक प्राकृतिक बुद्धि भी बताई। प्राकृतिक बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर होगी वो बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं फार्मर होगा। ठीक है, जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो प्रकृति से ही तो कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो आपसे पूछा है कि कौन सा सही है। पहला है बुद्धि का प्रकार भाषिक और अंतःस्थिति अनुपालन लेखपाल। दूसरा है बुद्धि का प्रकार स्थानिक और अंतःस्थिति अनुपालन वास्तुकार। तीसरा है शारीरिक गति संवेदनात्मक और गायक है। और यह है बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना शिक्षक। अब देखिए, एक शिक्षक के अंदर कभी भी प्राकृतिक बुद्धि नहीं होगी, उसके अंदर होगी भाषिक बुद्धि, क्योंकि भाषा को कब कहाँ कैसे यूज़ करना है वो शिक्षक को बहुत अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, ऐसे ही जो गायक है, ये आप देख रहे हैं, गायक में कह रहा है कि शारीरिक गति संवेदनात्मक। गायक के अंदर शारीरिक बुद्धि नहीं बल्कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस की पावर बहुत अच्छी होगी। एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी इन्होंने बताई थी, यानी कि म्यूज़िक आप जानते ही हैं, गाने से रिलेटेड, तो वो वाली बुद्धि एक गायक के अंदर अच्छी होगी। तो ये तो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ, वो होगा ऑप्शन 2 स्थानिक वास्तुकार। ठीक है, जो वास्तुकार होते हैं वो स्थान यानी कि एरिया वगैरह को देख करके आइडिया लगा लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें फिट आएंगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई बालक यदि स्वीकृत, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। मैंने आपको करवाया भी था थियोरी वाली क्लासेस में, मोरल डेवलपमेंट थियोरी ऑफ कोहलबर्ग। ठीक है, तो उसमें उन्होंने 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस बताई हैं, यानी कि हर लेवल की 2-2 स्टेजेस बताई हैं। तो उसी से आपका क्वेश्चन बना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है।
यह कथन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा डर यानी कि दंड के भय से अच्छा व्यवहार करता है तो वो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का किस स्तर को दर्शा रहा है? तो ये तो सिंपल है, ये दर्शा रहा है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता। यानी कि आपने देखा होगा स्कूल में भी बच्चों को होमवर्क दिया जाता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका होमवर्क करने का मन नहीं करता है, लेकिन टीचर उनको पहले ही कहते हैं कि अगर आप कल होमवर्क करके नहीं लाए तो कल आपको इतने डंडे पड़ेंगे, इतनी मार पड़ेगी। तो उस दंड के भय से वो क्या करता है? आज्ञा का पालन करता है, यानी कि होमवर्क करके लाता है सिर्फ दंड के भय से, ताकि उसको दंड ना मिले, पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्जबर्ग मैस्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम स्थान पर किन आवश्यकताओं को रखा है? मैस्लो की थियोरी, ठीक है, मैंने आपको करवाई भी थी। पहला है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, दूसरा है शारीरिक, तीसरा है संबद्धता एवं स्नेह संबंधी आवश्यकताएं और चौथा है आत्मसम्मान आवश्यकताएं। तो आपसे पूछा है कि प्रथम स्थान पर किन आवश्यकताओं को रखा गया है? तो देखिए मैं आपको इसे डिटेल में बता देती हूँ। ये जो मैस्लो की थियोरी है, इन्होंने मूल आवश्यकताएं बताई थी। बोला था कि हर व्यक्ति के अंदर 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले स्थान पर कौन सी है वो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले स्थान पर इन्होंने बोला था कि शारीरिक आवश्यकता बच्चे में होती है, जिसे आप जैविक आवश्यकता भी कह सकते हैं। तो आप इसको इस ट्रायंगल के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल में 5 आवश्यकताओं की इन्होंने बात करी है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि व्यक्ति में होती है शारीरिक आवश्यकता, ठीक है, जिसे हम जैविक आवश्यकता भी कहते हैं। आप इन्हें नोट करते हुए चलिए। दूसरी आवश्यकता की बात करी, वो होती है व्यक्ति में सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी इन्होंने बात करी, व्यक्ति में होती है सामाजिक आवश्यकता। चौथी होती है इन्होंने बोला आत्मसम्मान की आवश्यकता और 5वीं होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब देखिए सीटेट में ना 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा। एक तो पूछा जाता है पहला वाला क्या है, और एक पूछा जाता है जो अंतिम 5वीं आवश्यकता है वो कौन सी बताई है। तो अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है सामाजिक आवश्यकता, चौथी है आपकी आत्मसम्मान की आवश्यकता और 5वीं है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक आवश्यकता, जो कि आपकी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्ट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है। कर्ट लेविन ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था, आपसे ये पूछा है। पहला है आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। जी नहीं, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत ना ये वाला है जो मैंने आपको ऊपर करवाया, इसको कहते हैं आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, ठीक है, जो कि मैस्लो ने दिया है। दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी इनका नहीं है। कार्यात्मक अनुबंध भी नहीं है। कर्ट लेविन ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था वो है आपका क्षेत्र सिद्धांत। ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका रिपीट होकर के आ चुका है। पहला है शैशवावस्था में, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में और चौथा है उत्तर बाल्यावस्था में। तो देखिए अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन मतलब होता है फ्रेंड, देखिए चिंतन 2 प्रकार का होता है, एक मूर्त चिंतन और एक अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन वो होता है जब कोई चीज़ हमारे सामने होती है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में जब आप सोचते हैं। जैसे अभी आपके सामने में बुक है, आप उसको पढ़ रहे हैं और उसको सोच रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, वो मूर्त चिंतन हो गया। अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है जो चीज़ हमारे सामने में नहीं होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी मेरा सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, वो क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद मैं किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दूंगी या दूंगा, उसके बाद मेरा वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उस स्कूल में मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, वहाँ पर मैं पढ़ाऊँगी या पढ़ाऊँगा। तो आप क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना, इसी को बोलते हैं कल्पना शक्ति, ठीक है। कल्पनाओं में जी रहे हैं, यानी कि आगे की सोच रहे हैं दिमाग लगा करके, पर वो चीज़ अभी सामने में नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर होगी, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं है। अभी आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं उसको लेकर। तो इसी को बोलते हैं अमूर्त चिंतन। तो आपसे यही पूछा है कि कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर और अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में स्टार्ट हो जाता है, ये पूछा है। तो ये स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स उत्तर बाल्यावस्था की स्टेज में, यानी कि इसको हम बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था।
पोस्ट चाइल्डहुड आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, किशोरावस्था से काफ़ी सारे क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं फ्रेंड्स, इसे आप याद रख लीजिएगा। आप जानते हैं किशोरावस्था की जो एज की हम बात करते हैं 12 से 19 वर्ष की लगभग, ठीक है। और इस अवस्था में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीटेट में पूछी जाती हैं। सबसे पहले इस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? ये कहा है स्टैनली हॉल ने। इस स्टेज में बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इस स्टेज को बहुत ही सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है, संवेदनशील अवस्था, क्योंकि यहाँ पर बच्चों में ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। सबसे पहले तो जो शारीरिक विकास है यहीं पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है, और सबसे ज़्यादा जो हम कहेंगे केयर और लव की जो ज़रूरत होती है वो इसी स्टेज में होती है। यहाँ पर आप बच्चों को जितना केयर करेंगे, जितना लव करेंगे, वो उतना अच्छा बनेगा, क्योंकि कहते हैं ना बच्चा बहुत बिगड़ गया है, उसमें बुरी आदत आ गई है, उसमें अच्छी आदत आ गई है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों की स्टार्टिंग किशोरावस्था से ही होती है, एडोलेसेंस से ही होती है, ठीक है। चलिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीन पियाजे की थियोरी से पूछा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित होती है? ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपका रिपीट हो चुका है, और मैंने आपको बहुत बार ये समझाया भी है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं, और सीटेट में सबसे ज़्यादा। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ, ताकि अगर इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। एंड यस, एक चीज़ याद आई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आप ही में से सीटेट सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स परचेज करे हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस पे, और आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप लोग बताते हैं कि नोट्स आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। तो आप सभी को थैंक यू सो मच, और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। सीडीपी में जितना भी मटेरियल है ना, मैंने सारा इंक्लूड किया है, उससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट को सीटेट के हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार मैं आपको डेमो नोट्स शेयर करूंगी, अगर आपको पसंद आए तो फिर आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा है कि किस एज पर यहाँ पर क्या होता है, संक्रियाओं पर क्रियाएं करते हैं बच्चे और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। अब देखिए, पहले आपको समझना होगा कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच होती क्या है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, ये रीजनिंग आती है एक साइंटिस्ट के अंदर। अब आप सोच सकते हैं, साइंटिस्ट की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो ऑब्वियसली इस स्टेज में बच्चा छोटा तो होगा नहीं, बड़ा ही रहा होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आपको जो भी स्टेज सबसे बड़ी लग रही है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच में कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, तर्क लगाना, सोचना, ये चीज़ें आती हैं आपकी इसके अंदर, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच के अंदर, ठीक है। अब देखिए, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, ये चारों जो चरण हैं ये जीन पियाजे ने ही दिए हैं। इसको मैंने आपको न्यूमोनिक से भी याद करवाया था। कैसे? एस, पी, सी और एफ। एस फॉर सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी चालक, पी फॉर प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक, और एफ फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक। और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए होंगे उन्होंने देखा ही होगा, नोट्स में तो मैंने सारे न्यूमोनिक्स मेंशन किए ही हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये अवस्था सबसे अंत में आ रही है, तो बच्चा इस स्टेज में सबसे बड़ा होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में ही बच्चे के अंदर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच और संक्रियाओं पर क्रिया करने की चीज़ें विकसित हो जाती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में बाधा डाल सकता है? ठीक है, नेगेटिव चीज़ पूछिए कि क्या चीज़ समस्या समाधान कौशलों में एक रुकावट का काम कर रही है, बाधा डाल रही है। तो पहला ऑप्शन है समस्या को समझने के लिए स्कीमा यानी कि संरचना को सक्रिय करना। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये इसका आंसर नहीं होता, ये बाधा नहीं डालती है, बल्कि समस्या को समझने के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि यहाँ से हमको हिंट मिल जाता है। अब ये स्कीमा क्या होता है, ये मैंने आपको कई बार समझाया है। सबसे पहले तो सीटेट में एक क्वेश्चन जो कि बार बार बनता है, ये स्कीमा वर्ड किसने यूज़ करा? तो स्कीमा वर्ड की बात करी थी जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कहा था कि हर किसी के दिमाग में स्कीमा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज फिट रहती हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने प्लान करा होगा कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम देना है, मुझे सीडीपी यहाँ से पढ़ना है, हिंदी यहाँ से पढ़ना है, ईवीएस इधर से पढ़ना है, साइंस इधर से पढ़ना है, एसएसटी इधर से पढ़ना है। तो आपके दिमाग में क्या है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में फीडेड है, उसके बाद आप उस पर काम कर रहे हैं। फिर जैसे आपने सीडीपी को पकड़ा, उसके बाद आपने अपने दिमाग में एक और स्ट्रक्चर बनाया कि सीडीपी के अंदर ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। उन चैप्टर्स के अंदर भी जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको लेकर अपने दिमाग में आपने एक मैप बनाया। तो इसी को हम कहते हैं स्कीमा, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे ब्रेन में नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर पॉकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, वही हमारी स्कीमा होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ है, इससे क्या होगा, इससे तो समस्या समाधान करने के लिए एक सही रास्ता मिलेगा। दूसरा है समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको समस्या का समाधान करना है तो उस चीज़ पर फोकस तो करना ही पड़ेगा। फोर्थ है समस्या के संभावित समाधानों की पहचान करना। जी हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसके समाधान ये हो सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, तो उनकी पहचान आपको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है कि किसी समस्या को प्रस्तुत करने के लिए एक निर्दिष्ट तरीके पर अटक जाना, ये क्या है, समस्या समाधान कौशल में बाधा डालेगा, यानी कि रुकावट पैदा करेगा। आप खुद सोचिए, कहीं पर आप अटक जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, समस्या समाधान होगा ही नहीं, आप अटक गए। इसलिए आपको अटकना नहीं है, बल्कि जो समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने स्कीमा यानी कि दिमाग का यूज़ करना है, और जो संभावित समाधान हो सकते हैं उनकी पहचान करनी है। ठीक है, तो ये अटक जाना वाला क्या हो गया, यहाँ पर रॉन्ग हो गया, इसीलिए ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नेगेटिव गया है, ये बाधा डालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है, वर्ग बनाने में। ठीक है, उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। तो उसके द्वारा लगाया गया यह अनुमान निम्नलिखित में से विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। दूसरा है विकास प्रक्रिया प्रमाण संबंधी है। तीसरा है विकास क्रमिक है, और चौथा है अलग अलग लोगों के लिए विकास भी अलग अलग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा किए गए परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता है। पहला है रूब्रिक्स, दूसरा है श्रेणी में पैमाना, तीसरा है चेकलिस्ट, और चौथा है कक्षा प्रश्नोत्तरी। अब आपसे पूछा है कि आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा किए गए प्रोजेक्ट वर्क के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, कक्षा प्रश्नोत्तरी नहीं की जाती है, क्विज नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी ये सारे काम किए जाते हैं प्रोजेक्ट वर्क के मूल्यांकन के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक हो तो इस प्रकार का स्थानांतरण क्या कहलाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक बार में ही आप समझ जाएंगे। देखिए, पूर्व प्राप्त अनुभव यानी कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और आपके दिमाग में जो प्रीवियस नॉलेज है, पहले से जो नॉलेज आपके दिमाग में फिट है, अगर वो आपको नए ज्ञान को सीखने में हेल्प कर रही है, यानी कि नवीन समस्या को हल करने में सहायक है या नवीन ज्ञान को ग्रहण करने में सहायक है, तो इस प्रकार का स्थानांतरण कहलाता है धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। वहीं अगर आपसे पूछे कि नए ज्ञान को सीखने में जो हमारा पुराना ज्ञान है वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वो किस प्रकार का स्थानांतरण होगा, वो होगा आपका ऋणात्मक स्थानांतरण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही चीज़ें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 1, धनात्मक स्थानांतरण। जैसे अभी आप CDP का मैं आपको करवा रही हूँ, हो सकता है आपने इससे पहले EVS कर ली हो, तो EVS में आपने जो पेडागोजी करी है, अगर आपको वो यहाँ हेल्प कर रही है, इसका मतलब धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है। अभी जैसे CDP में मैं आपको बहुत सारी टर्म्स ऐसे बताती हूँ पेडागोजी के, जो आपको सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करते हैं। तो यानी कि जैसे आपने CDP अभी पढ़ ली, उसके बाद अगर आप मैथ्स की पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं या साइंस की पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर आपको CDP की पेडागोजी हेल्प कर रही है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि पुराना सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में
हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। अब बाल केंद्रित उपागम क्या होता है, जहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं और जहाँ पर बच्चों को उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाती है। यानी कि जब बच्चे का मन होगा उस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाएंगे। जिस टीचिंग मेथड का यूज़ करके बच्चे को समझ में आ रहा है, आप उस टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे होते हैं काफ़ी सारे बच्चे जिन्हें डेमो करके पढ़ना पसंद है, तो आप उनको डेमो करके पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें एक्सपेरिमेंट खुद से करके सीखना पसंद होता है, तो आप इस तरीके से लैब में ले जाकर बच्चों को खुद एक्टिविटीज़ करवाएंगे। तो ये होता है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है पूछा है। पहला है बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, ये तो होता ही है, बच्चे क्या होते हैं, खुद एक्टिव होते हैं, तभी तो वो बाल केंद्रित शिक्षा हुई। दूसरा है प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। जी हाँ, यहाँ पर हर बच्चे का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि देखिए सीखने का जो तरीका है, जो लेवल है, हर बच्चे का अलग अलग होता है। कोई बच्चे एक बार पढ़ा करके सीख जाते हैं, तो कुछ बच्चों को उस टॉपिक को 2-3 बार पढ़ना होता है, तब वो समझते हैं। तो हर बच्चे की अलग अलग एबिलिटी होती है सीखने की, और हर बच्चे का इंटरेस्ट भी अलग अलग जगह होता है। जैसे किसी बच्चे का गाने में इंटरेस्ट है, किसी का डांसिंग में इंटरेस्ट है, किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट है। तो हर बच्चा विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, हर बच्चे की नीड, रुचि अलग होती है, और बाल केंद्रित शिक्षा में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। तो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड है प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट RT 2009, मैंने आपको करवा भी दिया है ये। इसमें क्या कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, और हर बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा को ग्रहण करेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। आप ही में से एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि मैम जो दिव्यांग होते हैं, यानी कि जिनमें डिसेबिलिटी होती हैं, उनको जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कितने वर्ष तक दी जाती है। तो उनके लिए अलग से है फ्रेंड्स, 6 से 18 वर्ष तक उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और इनके लिए एक अलग से एक्ट आया है जिसे हम कहते हैं राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं एक बार आप देख लीजिएगा, कुछ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, यस, इसको बोलते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। 2016 में ये बना था। तो इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कहा था कि 6 से 18 वर्ष तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, और नॉर्मल बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखिए यहाँ से आपके ये 2 क्वेश्चन और रेडी हो गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कहा गया है कि हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा को ग्रहण करने का। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये यहाँ पर सही नहीं है। प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। बालक खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण थोड़ी करता है। अब बच्चा थोड़ी अपने करिकुलम का डेवलपमेंट करेगा, वो ये कहेगा कि सिलेबस में ये रख दो, मुझे ये पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है ना। सिलेबस बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं प्लान किया जाता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाते हुए बच्चे की नीड और रुचि का ध्यान रखना ये शिक्षक का कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है, और यही इसकी विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। किशोरावस्था, देखिए मैंने आपको बोला था किशोरावस्था एडोलेसेंस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सीटेट में। पहला है किशोरावस्था विभिन्न प्रकार के कष्टों की अवस्था है। दूसरा है किशोरावस्था रचनात्मक विकास की अवस्था है। तीसरा है झंझावतों की अवस्था है। चौथा है किशोरावस्था झंझावतों की आयु देखते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। अब देखिए यहाँ पर ये सारे ही ऑप्शंस सही हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंजेस इसी स्टेज में होते हैं, चाहे रचनात्मक विकास हो, चाहे उसकी एज हो, चाहे हार्मोनल चेंजेस हों, सारी चीज़ें यहीं पर सबसे ज़्यादा होती हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये चारों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष, याद रखिएगा स्टेनली हॉल ने कहा है, तूफान और तनाव की अवस्था यानी कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। इससे आगे के क्वेश्चंस कल की वीडियो में आपको मिल जाएंगे हमेशा की तरह। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से हो जाए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करना है CDP का, तो मैंने आपको मोबाइल नंबर बता दिया है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।